अदिति, कृति और सुहानी तीनों बहुत अच्छी दोस्त थी। वो कस्बे से शहर में कॉलेज में पढ़ने आई थी। तीनों ने शहर में एक कमरा रेंट से लिया था। अदिति एक स्मार्ट और पढ़ने में तेज थी। सुहानी और कृति को पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। वो अपने पेरेंट्स के प्रेशर से पढ़ने आई थी। वो दोनों लाइफ को एंजॉय करने के साथ जीने में बिलीव करती थी। इसलिए वो अदिति को चिढ़ाती रहती थी और सारा दिन शहर के मॉल और टॉकीज और क्लबों में रहती थी। वो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मिलकर बहुत मस्ती करती थी। सुहानी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वो स्वभाव से वैसी नहीं थी। रोजाना नए बॉयफ्रेंड बनाना और उनको ठुकराना जैसे आदत बन चुकी थी। एक आज़ाद पंछी की तरह निडर और निश्चिंत जिंदगी जी रही थी सुहाना और कृति। मगर अदिति इन दोनों से बिल्कुल अलग थी। वो केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। एक रात सुहानी और कृति सैटरडे नाइट क्लब में शराब के नशे में धुत होकर डांस कर रही थी। तभी क्लब में वहाँ एक लड़का आया जो दिखने में बहुत हैंडसम था और उसकी पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव थी। सुहानी की नज़र उस लड़के पर पड़ी तो सुहानी का नशा झटके से उतर गया। अब उसकी नशीली आंखें एक टक उसी को निहार रही थी। सुहानी फिर से कृति की बातों में मशगूल होना चाहती थी, मगर उसकी बेकाबू आंखें जो गुस्ताखी कर चुकी थी उससे वो अपने जज्बातों पर काबू पाने में नाकाम रही। उस लड़के ने एक शराब की बोतल ली और पीने लगा। तभी उसकी नज़र सुहानी पर पड़ती है। सुहानी अभी तक उसको ही देख रही थी। लड़का भी सुहानी की खूबसूरती का पहली नज़र में आशिक हो चुका था। उसने सुहानी की तरफ एक हल्की स्माइल पास की। सुहानी पहले से ही उसकी दीवानी थी, जिससे उन दोनों के बीच का फासला कब नज़दीकियों में बदल गया। और फिर लड़के ने सुहानी की तरफ डांस के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। सुहानी तुरंत डांस के लिए अग्री हो गई। वो भी कहीं ना कहीं यही चाहती थी, तो दोनों डांस फ्लोर पर नाचने लगे। अदिति शराब के नशे में बेसुध सी एक चेयर पर पड़ी थी। सुहानी की आंखें अभी भी उस लड़के की आंखों में झांक रही थी और उसका खूबसूरत जिस्म उसकी आगोश में था। कुछ क्षण बाद सुहानी बेसुध हो गई, क्योंकि शराब का नशा उसे अभी तक था। उसे होश ना रहा कि वो कहाँ है और किस हालत में है। सुबह की हल्की और पक्षियों की चहचहाहट से सुहानी की आंखें खुल गई तो उसने आसपास देखा तो उसने खुद को वही रात वाले लड़के के रूम में उसके बेड पर पाया। वो डर गई थी। उसने झट से खड़े होकर अपने कपड़े ठीक किए। जब उसने अपना मोबाइल देखा तो वो दंग रह गई। उसमें कृति के 20 मिस्ड कॉल थे। वो तेजी से खड़े होकर बाहर जाने लगी। तभी वो लड़का वहां आ गया। उसने सुहानी को पकड़कर किस करना चाहा, मगर वो खुद को उससे अलग कर अपने कमरे पर पहुंच गई। जब वो अपने कमरे पर पहुंची तो कृति और अदिति ने उसे डांटा, पर वो हर बार की तरह सॉरी बोलकर बच गई। अब रोजाना सुहानी के पास उस लड़के के कॉल आते रहे और वो उसे इग्नोर कर देती थी। एक बार फिर से उसी क्लब में सुहानी का सामना उसी लड़के से हो जाता है, लेकिन इस बार उस लड़के की आंखों में प्यार की जगह नफरत और गुस्सा था। वो सीधा सुहानी के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे सुहानी डर गई। उसने अपना हाथ छुड़ाने का खूब प्रयास किया, लेकिन वो नाकामयाब रही। तभी उसने कृति को बुलाया। जब कृति ने यह दृश्य देखा तो आग बबूला हो गई और उसके पास आते ही उसने एक थप्पड़ उस लड़के के गाल पर जड़ दिया और सुहानी का हाथ छुड़ाकर कृति और सुहानी वहां से चली गई। वो लड़का उन्हें घूरता रहा। उस रात के 1 महीने के बाद एक रात अदिति अपने रूम में अकेली लैपटॉप पर बिजी थी और कृति और सुहानी रोजाना की तरह बाहर मूवी देखने गई थी। तभी डोरबेल बजी। उसे लगा कि सुहानी और कृति दोनों आ गई हैं। खड़े होकर उसने अपने मोबाइल में देखा तो रात के 11 बजे थे। उसने पहले दरवाज़ा ना खोलकर सुहानी और कृति को अंदर से ही आवाज़ लगाई, तो बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर उसके गेट पर इतनी रात को और कौन हो सकता है? इस बात को सोचकर अदिति एक अनजाने भय से सहम गई। अदिति ने फिर भी हिम्मत से काम लिया और आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोला और देखा सामने कोई नहीं था, जिससे अदिति और डर गई। फिर उसने अंदर से ही अपने सर को गेट से बाहर निकालकर अपनी आंखों से बाहर देखने लगी। फिर भी कोई नहीं दिखा तो वो बाहर जाकर देखने लगी। जब कोई नहीं दिखा तो वो वापस अपने कमरे में लौटने लगी। तभी उसे पीछे से किसी अनजान लड़के ने उसे पकड़ लिया। उसकी चीख निकल पड़ी और उसने उसे धक्का दे भागकर अपने कमरे में पहुंच गई और झट से दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाजे से पीठ के बल टिक कर रोने लगी और उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। अचानक हुए ऐसे हमले से जिसकी उसने कभी अपने सपने भी नहीं सोचा था, वो काफ़ी डर चुकी थी।
उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। और तभी उस लड़के ने एक जोरदार का धक्का गेट पर मारा, जिससे अदिति चीख कर कमरे के दूसरे कोने में जाकर सिमट कर रोई जा रही थी। दरवाजे पर उस व्यक्ति के धक्के और तेज होते जा रहे थे, जैसे वो शायद गेट को तोड़ने की फिराक में था। तभी अदिति एकदम से दौड़कर अपने बेड की तरफ जाती है और बेड पर पड़े मोबाइल से कृति को फ़ोन किया। उसके हाथ कांप रहे थे। फ़ोन पर वो रोने के साथ दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी और तभी डोर टूटने की आवाज़ सुनाई दी और अदिति के हाथ से फ़ोन छूट गया। उसने देखा कि वो लड़का उसकी तरफ घूरते हुए बढ़ा चला आ रहा था। वो भी रोती हुई अपने कदम पीछे खींचने लगी, मगर कहाँ तक वो खुद को पीछे ले जाती। अचानक वो पीछे अपने बेड से टकराकर पीठ के बल गिर जाती है और वो लड़का भी बेड पर पहुंच जाता है। अदिति खुद को छुड़ाने का खूब प्रयास करती है और साथ ही रिक्वेस्ट करती रहती है, मगर उस हैवान को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अदिति उस हैवान से छूटने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन उस लड़के ने उसके हाथ अपने हाथों से दबा लिए। अदिति अब बेबस होकर रोई जा रही थी। तभी उस लड़के ने अपना मुंह अदिति के खूबसूरत चेहरे की तरफ बढ़ाया। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। अदिति बेसहारा होकर इधर उधर अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार उसने अपना चेहरा एक तरफ करके आंखें बंद कर ली। तभी कुछ क्षण में वो लड़का एक झटके के साथ बेसुध होकर अदिति के जिस्म पर लिपट जाता है। अदिति फूट फूट कर रो पड़ी। आज उसे बिना कोई सजा किए पाप मिल रही थी। अदिति ने आखिरी बार फिर अपनी पूरी ताकत से उसे खुद से अलग करने के लिए धक्का दिया, तो वो लड़का सहज ही दूर जाकर गिर गया। जब उसने सामने अपनी नज़र की तो उसने सामने कृति को अपने हाथ में एक लोहे की खून से सनी रॉड देखी, तो वो सारा मसला तुरंत समझ गई। दरअसल वो लड़का बेसुध नहीं, लोहे की रॉड से घायल हो गया और बेहोश हो गया था, इसलिए वो आसानी से अलग हो गया था। अदिति जल्दी से खड़ी होकर कृति के गले लगकर बहुत रोई। आज उसकी ज़िंदगी और इज्जत उसकी ही फ्रेंड ने बचाई। कृति और सुहानी ने अदिति को सांत्वना दी। अभी तीनों को उस लड़के की याद आई जो बेहोश पलंग पर पड़ा था। कृति ने सुहानी की तरफ इशारा किया उस लड़के को देखने का। कृति उस खून से लथपथ लड़के को पलटती है जो बेड पर उल्टा पड़ा था। जैसे ही सुहानी ने पलटकर उस लड़के का चेहरा देखा तो होश उड़ गए। वो वही लड़का था जिसके साथ सुहानी का कुछ समय पहले अफेयर था, जिसका नाम मयंक था। जैसे ही वो बताने के लिए पीछे मुड़ी, उसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी, तब तक उस घायल लड़के ने चीख कर उसका गला पकड़ लिया। सुहानी की सांसें रुकने लगी थी कि तभी कृति ने हाथ में ली हुई रॉड फिर से उसके सर पर दे मारी। लड़का बेड पर गिर पड़ा। सुहानी खांसे जा रही थी। कमरे में चारों तरफ खून ही खून बिखर गया था। कृति ने देखा तो उसके होश उड़ गए। उस मयंक नाम के लड़के की सांसें थम चुकी थी। तीनों लड़कियां डर गई थी। तीनों के कपड़े खून से सने हुए थे और कमरे में लाश के चारों ओर खून बिखरा पड़ा था। तीनों के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि अब क्या किया जाए, लाश को कहाँ और कैसे ठिकाने लगाया जाए। तभी अदिति के दिमाग में एक प्लान आया। उसने एक रास्ता बताया। उसने अपनी हैंड वॉच देखी तो रात के 1 बज रहे थे और तीनों ने उस लड़के की डेड बॉडी को पास में खाली पड़े डेड हाउस में छुपाने का प्लान बनाया। उन्होंने लाश को एक कपड़े में लपेटकर बड़े से बैग में रख लिया और बाहर खड़ी अपनी कार में बैग रखकर उस मृत आवास की तरफ चल पड़े। रात के घने अंधकार में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी। कार की लाइट में रास्ते के साथ किनारों पर स्थित झाड़ियाँ भी दिखाई दे रही थी और कार में एक हैवान की लाश माहौल को और भी भयावह बना रही थी। तीनों के चेहरे पर डर बिल्कुल साफ झलक रहा था। सुहानी कार ड्राइव कर रही थी और कृति उसके बगल में। अदिति पीछे वाली सीट में बैग के पास बैठी हुई थी। अब वो शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित डेड हाउस पहुंच गई थी। वो घर कई सालों से वीरान पड़ा था। अदिति ने कृति को इशारा किया कि वो कार के बाहर निकल कर देखे कि कहीं उन्हें कोई देख तो नहीं रहा था। कृति ने कार से निकलकर इधर उधर देखकर रास्ता साफ होने का सिग्नल दिया। उसके बाद अदिति और सुहानी कार से उतरकर बाहर आए और उस बैग को उठाकर उस डेड हाउस में घुस गए और तभी एक बड़ा सा चमगादड़ निकल पड़ा, जिससे तीनों डर कर चीख पड़े, जिससे उनके हाथ से बैग छूट गया। तभी तीनों ने एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई तो सुहानी ने उस बैग को उठाकर वहां पड़े एक बक्से में रख दिया और फिर अपने कमरे के लिए निकल गए। वहां पर उन्होंने अपने कपड़े और कमरा बारीकी से साफ किया
और उसी रात को वो अपने गांव निकल गई। उसके ठीक 1 महीने के बाद वो तीनों वापस आ गए। उन्होंने देखा कि जगह जगह पर उस लड़के के गुमशुदगी के पोस्टर लगे हुए हैं। उस दिन के 15 दिन के बाद एक रात अदिति अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी और वो सोने ही वाली थी कि तभी उसकी नींद खुल गई, क्योंकि पास के कमरे से टीवी की तेज आवाज आ रही थी। वो सुहानी और कृति की शरारत समझ झट से खड़ी होकर उस कमरे की तरफ बढ़ी। तभी सहसा उसे एक बात याद आ गई जिससे उसके पैर रुक गए। आज तो कृति और सुहानी मूवी देखने नहीं, बल्कि वो दोनों तो 2 दिन के लिए बाहर गई हैं। तो उस कमरे में टीवी कौन चला रहा है? अदिति के दिमाग में पुराने हादसे की यादें ताजा हो गई थी। उसके बदन में डर की लहर दौड़ गई थी। वो पसीना पसीना हो चुकी थी। तभी अदिति ने अपनी हैंड वॉच में टाइम देखा तो रात का 1 बज रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद पे काबू पाया। उसने अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जैसे ही वो कमरे के पास पहुंची तो उसे धक्का सा लगा। उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि उस रूम का दरवाजा बाहर से बंद था और अंदर से अभी तक टीवी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने दरवाजा नहीं खोला। उसने गेट की की हॉल से कमरे में झांका तो उसे कुछ साफ नहीं दिखा। वो केवल इतना ही देख पाई कि कोई टीवी ऑन करके बैठा है। ये दृश्य देखकर अदिति का तो मानो अस्तित्व ही हिल गया था। उसने अपने मोबाइल से अपने क्लासमेट हर्ष को कॉल किया और उसे अपने कमरे पर बुलाया बिना कोई रीजन बताए। फोन कट कर दिया। उसकी आवाज में खौफ जाहिर हो रहा था। हर्ष काफी खुश था कि अदिति ने उसे कॉल किया, जो उसे पसंद नहीं करती थी, मगर इतनी रात को यह बात असमंजस में डालने वाली थी। हर्ष ने तुरंत कपड़े पहने और अपनी बाइक निकाल सीधा अदिति के कमरे को रवाना हो गया। उधर जैसे ही अदिति ने फोन कट किया तो उसका ध्यान कमरे की तरफ गया, जहां से कुछ देर पहले आवाज आ रही थी, मगर अब आवाज बंद हो चुकी थी। अदिति ने कमरे में की होल से फिर झांका तो अंदर सब कुछ पहले जैसा था। अंदर सिर्फ अंधेरा और शांति थी। वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ी तो वो डर के मारे चीख पड़ी, क्योंकि उसके पीछे एक खौफनाक चेहरे वाला कोई शख्स उसे घूर रहा था। वो कांपती हुई एक दीवार से चिपक गई। उसका जिस्म खौफ से कांप रहा था। उसकी दहशत से भरी आंखें बचाव के लिए तड़प रही थी। अदिति को उस हैवान का चेहरा देखने पर याद आया कि ये वही लड़का है जिसे उसकी फ्रेंड ने कुछ महीनों पहले मार दिया था। वो हैवान जो मयंक का प्रेत था उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था और उसके मुंह से भयानक आवाजों के साथ खून भी टपक रहा था। उसकी अंगारों जैसी लाल आंखों में अदिति के जिस्म की प्यास ना होकर उसके खून की प्यास साफ जाहिर हो रही थी। उसने आखिरकार अदिति के हाथों को अपने पंजों में पकड़कर अपने दांत उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाए। अदिति निढाल सी हो रही थी, क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी उससे बचने के लिए। वो दरिंदा अदिति का खून पीता तब तक उसके सर पर कोई प्रहार करता है, जिससे वो दरिंदा तिलमिला उठा और एक खौफनाक आवाज निकालते हुए पीछे की ओर देखता है। पीछे हर्ष रॉड लिए खड़ा था। वो दरिंदा हर्ष पर छलांग लगा देता है और हर्ष के शरीर में जगह जगह पर घाव बना देता है, जिससे हर्ष कराहता हुआ गिर पड़ता है। अदिति एक कोने में सहमी खड़ी थी। वो हैवान के खूनी पंजों से हर्ष के शरीर से जगह जगह खून निकल रहा था। तभी वो हैवान हर्ष के सीने पर सवार हो गया और खून पीने के लिए उसने अपना मुंह हर्ष की गर्दन की तरफ बढ़ा दिया। हर्ष कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसने उस हैवान जो प्रेत के रूप में था उसका सर अपने हाथों से पकड़ रखा था, लेकिन वो उसे रोक ना सका और आखिरकार उस प्रेत ने खून पीने के लिए हर्ष के गर्दन की तरफ अपना मुंह बढ़ा दिया। हर्ष ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी सहसा एक झटके के साथ वो प्रेत दूर जा गिरा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ जाहिर हो रही थी। गौर करने पर हर्ष को पता चला कि उसके गले में होली क्रॉस के प्रभाव से हर्ष का वो कुछ भी नहीं कर सका था। प्रेत ने एक खूंखार दहाड़ लगाकर अदिति को देखा और जा पहुंचा उसके पास। इससे अदिति की चीख निकल पड़ी। उसने अदिति के दोनों हाथों को अपने पंजों से जकड़ लिया था और अपने दांतों की नुमाइश की। हर्ष खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसने कोशिश की तो वो खड़ा हो और अपने वो क्रॉस उस प्रेत को दे मारा। तो वो प्रेत एक भयानक आवाज निकालते हुए वहां से गायब हो गया। अदिति अभी भी एक कोने में सहमी हुई रोए जा रही थी। हर्ष ने उसे विश्वास दिलाया कि वो अब सुरक्षित है और उसे बेड पर लिटाते हुए आराम करने को कहा। अदिति बेड पर लेटी हुई छत की ओर एकटक देखे जा रही थी। शायद वो अभी भी सदमे में थी। हर्ष उसके सर को अपने हाथों से सहला रहा था और कुछ देर बाद अदिति ने अपनी आंखें बंद कर ली।
हर्ष ने उसके कंबल को ऊपर सरकाकर अपने घर के लिए जैसे ही मुड़ा तो रुक गया। पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसका हाथ अदिति ने थाम रखा है और अदिति ने हर्ष को ना जाने का इशारा किया और उसको अपने पास बुलाकर बेड पर बिठा लिया। आज वो जिंदा थी तो सिर्फ हर्ष की वजह से। उसे याद था वो दिन जब उसने हर्ष का प्रपोजल ठुकरा दिया था। उसकी ख्वाहिश यही थी कि उसका पार्टनर ऐसा हो जो हर परिस्थिति में उसका साथ दे। वो आज हर्ष ने कर दिखाया था। अदिति की नजरें हर्ष को निहार रही थी और हर्ष भी उसकी आंखों में झांक रहा था। अदिति की आंखों में खौफ की जगह प्यार था जो उसकी आंखें बयां कर रही थी। अदिति से रहा ना गया और उसने हर्ष को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वो खुद हर्ष में समा जाना चाहती हो। हर्ष भी उसको बहुत प्यार करना चाहता था। हर्ष ने अदिति का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और उसको एक नज़र देखा। अदिति ने खुद को हर्ष को सौंप दिया था क्योंकि आज उसी की वजह से उसका वजूद था। आज वो अपनी हर ख्वाहिश को पूरा किए बिना नहीं रहना चाहती थी। ये उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था। हर्ष ने अदिति के खूबसूरत चेहरे को देखा और उसके माथे को चूम लिया। अदिति मदहोश होने लगी थी। वो और भी खूबसूरत नजर आ रही थी। हर्ष ने अदिति के सुर्ख लाल लबों को चूम लिया और इस तरह वो दोनों प्यार में अथाह समुंदर में डूब गए। इस प्रकार उनकी ये रात एक हसीन लम्हे में बदल गई। सुबह हुई तो हर्ष ने खुद को बेड पर अकेला पाया तो वो एकदम से उठकर बैठ गया और अदिति को आवाज़ लगाई। तभी उसका ध्यान अपने पीछे से आ रहे पैरों की आवाज़ पर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अदिति अपने हाथों में चाय लिए आ रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान उसको और भी खूबसूरत बना रही थी, जो हर्ष को बेकाबू बना रही थी। वास्तव में वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर्ष चाय पीते हुए उसको देखे जा रहा था और चाय खत्म करके उसने अदिति को अपनी ओर खींच लिया और उसके गुलाबी गालों पर किस किया तो अदिति ने उसे धक्का मारकर बेड पर गिरा दिया और उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर गेट खोल दिया और उसे बाहर जाने का इशारा किया। कृति और सुहानी अपने घर से निकल चुकी थी अपने रूम के लिए। रात काफ़ी हो चुकी थी। सुहानी ने कार की लाइट जला रखी थी। रात का माहौल था। उनकी कार शहर के बाहर सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। काली रात और सियारों के रोने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। कार का कांच खुला था। कृति को तभी एक सियार सड़क पर दिखा। सुहानी ने कार की गति धीमी की और कृति की तरफ देखा। कृति ने सुहानी को सियार को टक्कर मार देने का इशारा किया। इसकी वजह उनके दिल में खौफ का साया भी था। आखिरकार एक तेज दर्द भरी आवाज़ के साथ सियार ने कार की टक्कर से दम तोड़ दिया। उसकी आवाज़ बेहद खतरनाक थी। कृति ने अपने दोनों कान बंद कर लिए और झट से खिड़की का कांच बंद कर दिया। अब दोनों शांत होकर सामने की ओर देख रही थी। कार ने फिर से स्पीड पकड़ ली थी और वो शहर के पास डेड हाउस के सामने पहुंच गई थी। कृति और सुहानी ने एक नज़र उस तरफ देखा, तभी अचानक कार बंद हो गई। दोनों के मुंह से एक साथ ओह माय गॉड निकल पड़ा। दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और सुहानी लगातार सेल्फ ट्राई कर रही थी। सुहानी और कृति के होश तब उड़ गए जब कार का पिछला गेट अंदर से लॉक होने के बावजूद खुल गया था। हैरान कृति ने पीछे की तरफ घूमकर देखा और अपनी सीट से ही घुटनों के बल होकर गेट बंद कर दिया। लॉक बिल्कुल ठीक है। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और सुहानी कार को स्टार्ट करने में सफल हो गई और कार को उसने दौड़ा दिया। दोनों काफ़ी डर गई थी। उनकी स्मृति में वो पुराना हादसा ताज़ा हो गया था और आखिरकार वो डेड हाउस आंखों से ओझल हो गया। कार शहर के पास पहुंची तो एक अज्ञात आवाज़ रुक जाओ कृति और सुहानी के कानों में गूंजी। ये आवाज़ कार की पिछली सीट से आई थी। सुहानी ने कार रोककर पीछे देखा तो दोनों की दहशत भरी चीखें बुलंद हो गई। वो खौफनाक घृणित चेहरा वाला वही लड़का था जो कुछ महीनों पहले उनके द्वारा मारा जा चुका था। कृति और सुहानी ने डरते हुए झट से कार का गेट खोला और अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। एक अनजान दिशा में भागते हुए कृति ने पीछे मुड़कर देखा तो सुहानी भी उसके पीछे भाग रही थी। तभी कृति एक कठोर वस्तु से टकराकर गिर पड़ी। उसने घबराकर सर उठाकर देखा तो सामने कोई खड़ा है जिसके पांव उल्टी साइड में हैं। जब उसने अपना चेहरा और ऊपर उठाकर देखा तो उसकी चीख निकल गई क्योंकि ये वही था जिसे वो कार में छोड़ आई थी।
उसने सुहानी की तरफ देखा तो वो अब कार की तरफ दौड़ रही थी। सुहानी ने कार स्टार्ट कर दी। कृति हेल्प के लिए चिल्ला पड़ी पर सुहानी ने एक न सुनी। तभी कृति की आवाज़ झटके के साथ बंद हो गई क्योंकि उसका गला उस प्रेत के हाथों के गिरफ्त में आ चुका था। कृति की आंखें निकली जा रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू निकल रहे थे। शायद वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन ये हैवान बेरहमी से कृति का गला दबाए जा रहा था। तभी कार स्टार्ट होकर कृति की तरफ बढ़ी। जैसे ही कार कृति के पास पहुंची तो कृति ने उस प्रेत को धक्का मारा और खुद अलग जा गिरी, मगर वो हैवान सड़क पर जा गिरा। सुहानी ने बिना अवसर गवाए कार की स्पीड बढ़ाकर उस हैवान के ऊपर से निकाल दी, मगर ये क्या, सड़क पर कोई नहीं था। सुहानी ने कृति को झट से कार में बैठने को कहा और कृति झट से बैठ गई। कार कुछ सेकंड में आंखों से ओझल हो गई। ऐसे हादसे आए दिन तीनों के साथ होने लगे तो उन्होंने इसकी वजह जाननी चाहिए और छुटकारा भी। तो इसके लिए वो एक तांत्रिक के पास पहुंचे तो तांत्रिक ने उन तीनों को हादसे की वजह उनके द्वारा मारे गए उस लड़के के प्रेत को बताया जो इन तीनों को मारना चाहता था। तांत्रिक ने उस बिगड़े हुए प्रेत से छुटकारा पाने के लिए भी एक रास्ता बताया जो काफी खतरनाक, जानलेवा और मुश्किलों से भरा हुआ था। मरता क्या न करता, तीनों ने वो काम करने की ठान ली। इसके साथ ही वो खुद के लिए पछता रही थी। कृति, सुहानी और अदिति ने अपनी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक प्लान बनाया और अमावस की काली रात में ही उस लड़के का शव कब्रिस्तान में दफनाना था। दूसरे दिन तीनों ने होली क्रॉस गले में डालकर शाम को उस डेड हाउस की ओर निकल पड़ी। उनकी कार रात के 8 बजे डेड हाउस के पास पहुंच गई। कार की लाइट में उस डेड हाउस का दरवाजा साफ दिख रहा था। वो काफी डरावना लग रहा था, जैसे वो कोई अनहोनी का संकेत कर रहा हो। तीनों ने एक ठंडी सांस ली और एक दूसरे को देखने लगे। फिर तीनों कार से बाहर निकलती हैं। अमावस्या की रात और डेड हाउस का माहौल बेहद डरावना था। तीनों ने गॉड को याद करते हुए फुर्ती से उस ठिकाने पर जा पहुंची जहां उन्होंने लाश छिपाई थी। अदिति गेट की तरफ देख रही थी कि कोई आ न जाए। तभी उसी गेट पर किसी की परछाई दिखी तो अदिति के होश उड़ गए। उसने कृति और सुहानी की तरफ मुड़कर देखा, वो अपने काम में व्यस्त थी। अदिति ने फिर से दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तब जाकर अदिति को सांस में सांस आई। उसने आंख बंद कर अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस ली। तभी सुहानी ने उसे इशारे से अपनी ओर बुलाया। अदिति दौड़कर उसके पास आ गई। कृति भी वहां पहुंच गई। तब पता लगा कि उस लड़के की लाश वहां नहीं है जहां उन्होंने रखी थी। ये उन तीनों के लिए बहुत बुरा संकेत था। और तभी कमरे में एक बेहद डरावनी हंसी की आवाज़ गूंजी। वो इतनी डरावनी थी कि अदिति, कृति और सुहानी ने डर से अपने कान बंद कर लिए और तीनों चीख कर गेट की तरफ दौड़ पड़े और गेट खुद ब खुद बंद हो गया, जो कई सालों से बंद नहीं हुआ था। अब क्या हो, तीनों घबरा कर इधर उधर देखने लगे तो उन्हें सीढ़ियाँ दिखी तो तीनों झट से उस पर चढ़ गई। वो तीनों उस घर की छत पर पहुंच गए। भागते हुए अचानक उनके पैर रुक गए क्योंकि सामने वही लड़का खड़ा था जिसकी उन्हें तलाश थी। तभी वह भयानक चेहरे वाला लड़का, मयंक का प्रेत, सुहानी की तरफ बढ़ा। सुहानी डर कर अपने कदम पीछे खींचने लगी और साथ में ही उसकी तरफ देखते हुए अपना गला टटोला तो हैरान रह गई क्योंकि उसके गले में पड़ा क्रॉस कहीं गिर गया था। तभी सुहानी पीछे खिसकते खिसकते छत की मुंडेर पर पहुंच गई और अचानक उसका पैर फिसला और वो गिर गई। तभी सहसा सुहानी के मुंह से आई लव यू मयंक निकल पड़ा। अदिति और कृति के मुंह से सुहानी के नाम की चीख निकल गई। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही सुहानी ने मयंक को आई लव यू बोला तो वहीं अटक गई क्योंकि उसका हाथ मयंक के हाथ में था। इस बार मयंक अपने असली रूप में था मगर उसका चेहरा खून से लथपथ था। लेकिन तब तक सुहानी बेहोश हो गई थी। उसने सुहानी को अपनी बाहों में भर लिया था और सुहानी को अपने हाथों में उठाकर एक कमरे में ले गया। अदिति और कृति भी चुपके से उसके पीछे पीछे उस कमरे तक पहुंच गई। उन्होंने देखा कि सुहानी एक बेड पर पड़ी है और उसके जिस्म का वो प्रेत घूर रहा था। इसके बाद उन्होंने कमरे में नजर दौड़ाई तो उनके आश्चर्य के साथ खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उसी कमरे में उस लड़के की लाश पड़ी है जो काफी सड़ चुकी है और बदबू भी आ रही है। तभी दोनों ने उस प्रेत की नजर बचाते हुए उस लाश को उठाया और डेड हाउस के पास कब्रिस्तान की ओर चल पड़ी। उस लड़के ने सुहानी के चेहरे को जैसे ही चूमा तो सुहानी को होश आ गया।
वो घबरा कर छूटने की कोशिश करने लगी तो उस प्रेत ने हाथ बेड से सटा दिए। अब सुहानी, जो शायद जिंदगी में पहली बार रोई थी, वो रोते हुए उससे माफी मांगने लगी, लेकिन उस लड़के पर कोई असर नहीं पड़ा। वो भयानक आवाजें निकालते हुए उसके कपड़े फाड़ने लगा। इधर कृति और अदिति ने बड़ी मुश्किल से एक कब्र खोदी और उसके ताबूत को खोला और अदिति ने उस लाश को उसमें रखकर जैसे ही ताबूत बंद करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तो उसमें पड़ी लाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चीख पड़ी और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि अब वो लड़के की आत्मा ताबूत में पहुंचने से वहां खींची चली आई थी। और अचानक अदिति उस ताबूत में बंद हो गई। इससे कृति बहुत घबरा गई थी। उसने बहुत मुश्किल से उस ताबूत को खोला तो देखा कि उसमें अदिति बेहोश पड़ी है। उसने अदिति को निकालना चाहा, पर वो प्रेत उसे पकड़े हुए था। तभी कृति ने अपना क्रॉस गले से निकालकर उस प्रेत पर दे मारा तो वो चीखने लगा और कृति ने अदिति को निकाल लिया। अब अदिति को होश आ गया था। दोनों ने झट से ताबूत बंद कर दिया और उस ताबूत पर बाइबल का स्मरण करते हुए कील ठोक दी। इससे वो प्रेत हमेशा के लिए उस कब्र में दफन हो गया था। ताबूत बंद करने के बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्काए। तभी उन्हें सुहानी की याद आई तो दोनों फुर्ती से दौड़ती हुई उस कमरे में पहुंच गई तो उन्होंने देखा कि सुहानी बेहोश पड़ी थी, उसके कपड़े फटे हुए थे। ऐसी हालत देखकर वो दोनों उस वहशी के इरादों को समझ गई थी, लेकिन उन दोनों की सूझबूझ और हिम्मत से वो हैवान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। सुहानी के गर्दन पर 2 घाव हो गए थे, पर वो सही सलामत थी। कृति ने उसके घाव से निकल रहे खून को साफ किया तो सुहानी को होश आ गया और वो रोती हुई उन दोनों के गले लग गई। अब तीनों बहुत खुश थी क्योंकि वो जीत चुकी थी। कृति और अदिति ने सुहानी को सहारा देकर अपनी कार में ले गई और अदिति ने कार स्टार्ट करके अपने रूम की ओर बढ़ा दी। सबको अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उन्हें एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा जो मिली। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।